हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो बी फार्म का नया सिलेबस आया है, उसमें हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और हेल्थ केयर साइकोलॉजी है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग हेल्थ केयर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हेल्थ केयर साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, क्या इसका स्कोप है, एंड व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई व्हाट इज द रिलेवेंस, इस सब्जेक्ट की क्या रिलेवेंस है फार्मा फील्ड के अंदर पढ़ाने को लेकर। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सब कुछ हम बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो साइकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है, कि साइकोलॉजी को ही अप्लाई किया गया है और साइकोलॉजी ही पेशेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो हेल्थ केयर में साइकोलॉजी का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसके बाद पढ़ेंगे हम हेल्थ केयर साइकोलॉजी की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो साइकोलॉजी है हमारी। तो साइकोलॉजी क्या है? तो जो साइकोलॉजी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा हो गया साइकी प्लस लोगोस। तो साइकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइकी प्लस लोगोस। साइकी मतलब होता है माइंड और सोल, कि साइकी मतलब जो है माइंड है और दूसरा सोल मतलब हमारी आत्मा। और लोगोस मतलब होता है लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। तो साइकोलॉजी मतलब क्या हो गया कि जो अगर हम एक तरह से हम माइंड की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर डेफिनेशन अगर हम इसकी बनाए तो क्या हो गया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो माइंड और सोल लिया ना, क्योंकि माइंड कुछ सोचता है, सोल में क्या होता है, तो उसका एक मेंटल प्रोसेस होता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब ये मेंटल प्रोसेस किस तरह से होगा, तो वो देखिए यहाँ पर हमारे पास में हम कुछ भी होता है, हमारे पास में थॉट्स आते हैं कि आपको कोई डिजीज होगी तो थॉट आएगा, ठीक है, डिजीज खत्म हो गई तो भी थॉट आएगा, हम उसके बारे में सोचेंगे। कोई डिजीज हो गई तो इमोशन कुछ ना कुछ होगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है, डायबिटीज हो गई और कुछ इलनेस हो गई तो उसमें इमोशन हमारे अलग अलग होंगे। हमारे किसी और को फैमिली में किसी को हो गई तो उसके इमोशन अलग होंगे, पेशेंट के इमोशन अलग होंगे। फीलिंग्स हमारी कुछ ना कुछ रहती है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर एग्जाम में पास हो गया तो अलग फीलिंग है, फेल हो गया तो अलग फीलिंग है। तो डिजीज को लेकर भी फीलिंग होती है। परसेप्शन हमारा क्या है किस डिजीज को लेकर, किसी डिजीज को हम बहुत खतरनाक समझते हैं, जैसे कैंसर को हमने खतरनाक समझा, कोविड को हम खतरनाक समझते हैं, पर डायबिटीज को हम इतना खतरनाक नहीं मानते। तो हर डिजीज के अगेंस्ट में क्या परसेप्शन है वो चीज होती है। प्लस मेमोरी, मेमोरी जो है इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हमारे लिए हमारी लाइफ में किसी डिजीज को लेकर कोई ना कोई मेमोरी होती है। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसकी एक बार उसकी मेमोरी बनी हुई कि फ्रैक्चर में ऐसा ऐसा हो जाता है। सिमिलरली दोबारा उसको फ्रैक्चर होता है तो वही पुरानी मेमोरी उसको याद आती है। एक बार कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में कोई डिजीज, तो उससे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। प्लस डिजीज से मुझे ठीक होना है तो उसके लिए मेरे पास में क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और इन सब चीजों के अलावा क्या हमारा बिहेवियर कैसा है, कि हम किस किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारे जो भी मेंटल प्रोसेस है, ये सारे मेंटल प्रोसेस से हम अपना एक्ट करते हैं और जो हमारा एक्ट होता है वही हमारा बिहेवियर होता है। तो साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आया। और साइकोलॉजी बेसिकली जो है हमारे बायोलॉजिकल और सोशल एक्शन से इम्पैक्ट करती, इसीलिए यहाँ पर लिखा है द बायो साइको सोशल ब्लूप्रिंट है ये हमारी लाइफ का। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, मींस हेल्थ केयर साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, किस तरह से हम हेल्थ केयर साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, health psychology is a branch of psychology that applies psychological knowledge to understand and how biological, behavioral and social factor influence health, illness and health care delivery। कि जो भी साइकोलॉजी है उसको हमने किस पे अप्लाई किया, हेल्थ के फील्ड में अप्लाई किया। तो जब हेल्थ के फील्ड में अप्लाई करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कौन कौन से बिहेवियरल फैक्टर होते हैं और कौन कौन से सोशल फैक्टर होते हैं जो कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे, इलनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे और
हेल्थ केयर जो डिलीवरी लेनी है, मतलब डिजीज को ठीक होने के लिए जो जो भी कुछ करना है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे साइकोलॉजिकल जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो हेल्थ केयर साइकोलॉजी में इन सभी को डिस्कस किया जाएगा। साइकोलॉजी उसको डिस्कस किया जाएगा कि पेशेंट की साइकोलॉजी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। जब कभी भी किसी पेशेंट को डिजीज होती है तो वहां पर क्या होता है, हाउ पेशेंट थिंक एंड फील अबाउट द इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। पेशेंट को लगता है कि क्या सोचता है वो डिजीज के बारे में, डिजीज कैसी है, कैसा फील करता है, क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कब उसकी रिकवरी होगी। दूसरा, वाई पेशेंट फॉलो और फेल टू फॉलो मेडिकल एडवाइस। यहाँ पर ये भी हमें सीखने को मिलेगा हेल्थ केयर साइकोलॉजी में कि कुछ पेशेंट जो है मेडिकल एडवाइस को फॉलो करते हैं और कुछ पेशेंट फॉलो नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई फॉलो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, ये सब कुछ हमको लर्न करने को मिलेगा। सेकंड, आप देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, हाउ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कम्युनिकेट एंड बिल्ड द ट्रस्ट विद द पेशेंट। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो किस तरह से पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके साथ में ट्रस्ट बना रहे हैं। देन हाउ स्ट्रेस एंड इमोशन एंड बिहेवियर अफेक्ट द हेल्थ एंड आउटकम। कि पेशेंट का जो स्ट्रेस है, पेशेंट का जो इमोशन है और बिहेवियर है, वो हेल्थ कम आउटकम को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हेल्थ केयर साइकोलॉजी के अंदर हमको देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन क्लिनिकल पैराडॉक्स। तो क्लिनिकल पैराडॉक्स क्या है कि व्हाई मेडिसिन इजंट ऑलवेज इनफ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पेशेंट को कुछ हो जाएगा, कोई डिजीज डायग्नोस होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को डिजीज डायग्नोस हो गई, तो यहाँ पर देखिए सपोज करो डायबिटीज डायग्नोस हो गई, अब क्या हो सकता है, उसको डॉक्टर ने क्या लिख दिया, इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर दिया। अब दो पेशेंट हो गए हमारे पास में, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी। तो एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है, मेडिसिन रेगुलरली ले रहा है, एक्सरसाइज डेली कर रहा है और हाई ट्रस्ट है उसका जो भी डॉक्टर है उसके अंदर। दूसरा पेशेंट क्या कर रहा है, मेडिसिन को स्किप कर रहा है, अनहेल्दी फूड ईट कर रहा है और उसको साइड इफेक्ट का डर है। तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आउटकम आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पेशेंट का ट्रस्ट है डॉक्टर के अंदर, दूसरे पेशेंट का ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर के अंदर। तो यहाँ पर दोनों पेशेंट की डिजीज तो सेम है, मतलब बायोलॉजी तो सेम है और मेडिकल इंटरवेंशन भी सेम है, डॉक्टर ने दोनों को इंसुलिन लिखा है, बट यहाँ पर दोनों पेशेंट की साइकोलॉजी में डिफरेंस है। एक को जो है डॉक्टर के अंदर, फार्मा के अंदर ट्रस्ट है, दूसरे पेशेंट को डॉक्टर फार्मा के अंदर ट्रस्ट नहीं है। तो देखिए साइकोलॉजी किस तरह से इंपैक्ट कर रही है। तो यही सब चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलेगी, हेल्थ केयर साइकोलॉजी के अंदर सीखने को मिलेगी। नाउ हेल्थ केयर साइकोलॉजी ब्रिजेस द क्लिनिकल गैप। किस तरह से हेल्थ केयर साइकोलॉजी है जो है वो क्लिनिकल गैप्स को फिल कर रही है। अभी हमने देखा कि एक पेशेंट मेडिसिन के साथ अडेयर और दूसरा पेशेंट मेडिसिन के साथ अडेयर नहीं है, तो एक का इलाज हो रहा है और एक का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अगर यहाँ साइकोलॉजी जो है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि क्लिनिकल आउटकम आ सके। तो क्लिनिकल आउटकम कैसे आएगा साइकोलॉजी की वजह से, अगर पेशेंट और डॉक्टर का कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले देखिए हेल्थ केयर साइकोलॉजी है हमारे पास में, हेल्थ केयर साइकोलॉजी में एनहेंस किया हमने, डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन एनहेंस किया, डॉक्टर फार्मासिस्ट का कम्युनिकेशन एनहेंस किया। अगर डॉक्टर फार्मासिस्ट और डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, डॉक्टर नर्सेस पेशेंट नर्सेस का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, फार्मासिस्ट पेशेंट का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, पेशेंट की क्या होगी, रिड्यूस होगी एंजाइटी और स्ट्रेस। अगर पेशेंट की इंड्यूस होगी एंजाइटी और स्ट्रेस तो क्या होगा, इंप्रूव होगा ट्रीटमेंट अडेरेंस। पेशेंट जो होगा ट्रीटमेंट जो भी लिखा है उसको अडेयर करेगा, मतलब जो पेशेंट को ट्रीटमेंट लिखा वही पेशेंट जो है ट्रीटमेंट लेगा, मतलब मेडिसिन को स्किप नहीं करेगा। इससे क्या होगा, और साथ में डॉक्टर जो ने जो बोला है वैसी हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो अडॉप्ट करेगा। अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो वेल बीइंग होगा, जल्दी से पेशेंट की हेल्थ जो है इंप्रूव करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वही पेशेंट को ठीक कर रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं पर हमें ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर की दवा से मैं ठीक नहीं होता, ठीक है, और कभी हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें हमें पहले से ही लग जाता है नहीं इसकी दवा से तो हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ किसका रोल है, साइकोलॉजी का रोल है। नाउ लुक इट द बायो साइको सोशल ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर देखिए जो केवल हेल्थ है वो केवल और केवल मेडिसिन और ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड नहीं है, बायोलॉजी और उससे ही रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेशेंट के केयर के अंदर। होल केयर अगर हमें लेनी है तो क्या होगा,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर पेशेंट को डिजीज डायग्नोस हो गई तो उसको बताया जाएगा डिजीज की मैकेनिज्म का पता लगेगा, जेनेटिक्स का, फिजिकल हेल्थ का और न्यूरोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर है वहां पर। देन सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में क्या आता है हमारे पास में, फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है। अगर कोई पेशेंट एचआईवी का है तो उसको फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है, सोसाइटी का सपोर्ट कितना मिल रहा है। दूसरा कल्चरल नॉर्म्स, कि पर्टिकुलर अलग-अलग सोसाइटी के अंदर अलग-अलग कल्चरल नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि जैन लोग होते हैं, तो जैन लोगों में क्या होता है कि वो रात को भोजन नहीं करते। तो वो डॉक्टर को बता देते हैं कि हम जो है रात को मेडिसिन लेंगे तो हमें ऐसी ही मेडिसिन लिखो कि जो हमको रात को ना लेनी पड़े या हम पहले ले सकते हैं। ये चीज़ डॉक्टर को बताएँगे। या फिर कुछ लोग जो हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं, तो डॉक्टर को पहले ही बता देते हैं कि हम केवल वेजिटेरियन ही चीज़ें लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सिरप नहीं लेते, कुछ लोग टैबलेट ही लेते हैं। तो इस तरह के कल्चरल नॉर्म्स डॉक्टर्स को बता देगा। देन फर्दर इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट की पॉकेट अच्छी है, किसी पेशेंट की पॉकेट अच्छी नहीं है, बीपीएल कैटेगरी का है, तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली मेडिसिन लिखेगा कि उसको जेनरिक मेडिसिन लिखेगा, किसी को एथिकल ब्रांड लिखेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट लिखेगा। हेल्थ केयर एक्सेस, कहाँ हॉस्पिटल मिल भी पा रहा है, डॉक्टर्स मिल भी पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, छोटा शहर है वहां नहीं मिल रहा है, कोई बड़ा शहर में गया फिर वहां से, तो हेल्थ केयर एक्सेस कितना है। तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज ए सोशल फैक्टर। देन फर्दर साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, इमोशन है पेशेंट का, किस तरह से इमोशन है उसको अपनी डिजीज को लेकर, एटीट्यूड क्या है, वो ठीक कराना चाहता है या डिजीज के साथ ही रहना चाहता है, मेमोरी क्या है उसकी डिजीज के साथ में, एंड इलनेस बिलीफ क्या है कि किस तरह के इलनेस बिलीफ है। किसी का होता है कि ये बीमारी तो ठीक होती नहीं है, तो अलग अलग हर बीमारी को लेकर पेशेंट के अंदर अलग अलग बिलीफ है। किसी को लगता है कि ये डिजीज, जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है तो उसमें बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तो भूत प्रेतों की बीमारी है, ये तो उन्हीं से नीम हकीमों से ही ठीक होगी। तो ऐसे अलग अलग बिलीफ होते हैं, तो ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो जो पेशेंट की जो केयर होगी वो इन तीनों फैक्टर का मिल मिल जाएंगे, तब ये जाकर यहाँ पर देखिए होल पर्सन की केयर होगी। इसीलिए इसको बोला है द बायोसाइको सोशल ब्लूप्रिंट। ये तीनों जब फैक्टर मिलेंगे, इन्हीं के साथ में पेशेंट ठीक होता है। केवल दवा से नहीं होता, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तब जाकर पेशेंट ठीक होता है। नाउ लुक एट दिस, द मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड एक्शन। जो हमारा माइंड है और वो हमारा किस तरह से एक्ट करेगा, तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेन को हम बताया कि ब्रेन हमारा क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर किस तरह से, क्योंकि ये जो भी सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करता है। तो ये इनपुट रिसीव करता है, फिजिकल इनपुट रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है अपनी मेमोरी में और डिसीजन को प्रोसेस करता है। देन हमारे पास में माइंड हो गया। माइंड को हम यहाँ पर बोले, बच्चों को लगेगा ब्रेन और माइंड तो एक ही, यहाँ पर माइंड पर्टिकुलरली जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसको बोला है। इनपुट लेने के बाद ब्रेन ने क्या थिंक किया उसको बोला है। तो यहाँ जो भी इनपुट आए हैं ब्रेन के, तो उनको थॉट्स के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा। देन फीलिंग को जनरेट किया जाता है इस माइंड के अंदर, एंड कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी की जाती है कि अकॉर्डिंगली जैसे भी फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट ने क्या करना है, ये पेशेंट ने डिसाइड किया। नाउ व्हाट इज द आउटपुट, मतलब हम अपना बिहेवियर कैसा दे रहे हैं, तो ये पेशेंट का आउटपुट कहलाएगा, बिहेवियर उसका, कि पेशेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया कोई मेडिसिन को लेकर, डिजीज को लेकर पेशेंट का कैसा रिएक्शन है, बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर जो होगा वो ऑब्जर्वेबल होगा, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसको। देन कैसा पेशेंट जो है स्पीक कर रहा है, कैसा उसका ईटिंग हैबिट है। देन ट्रीटमेंट कैसा, ट्रीटमेंट के साथ अडेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट कंप्लायंस कैसी है पेशेंट के साथ में। तो ये सब कुछ जो है माइंड और एक्शन है कि द मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड एक्शन। ये डिजीज होने के बाद पेशेंट का ब्रेन, माइंड और बिहेवियर किस तरह से होता है, इस चीज को दिखाया है साइकोलॉजी को इन्वॉल्व कर। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेटिंग द मैकेनिज्म इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो देखिए किस तरह से जो मैकेनिज्म होती है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो दो चीजें यहाँ पर बताइए कि दो पाथ है, एक तो पाथ है थ्रेट रेस्पॉन्स का और दूसरा पाथ है ट्रस्ट रेस्पॉन्स का। सपोज करिए कि किसी पेशेंट को रिसीव हुई न्यूज कि उसकी सर्जरी होने वाली है, तो ये ब्रेन को इनपुट मिल गया कि उसको सर्जरी होने वाली है। अब क्या हुआ, जब सर्जरी होने वाली है तो ब्रेन ने क्या किया, प्रोसेस किया। यही मैं जो आपको माइंड और अभी मैंने बताया ना आपको ब्रेन, माइंड और बिहेवियर, उसी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अब सर्जरी होने वाली है। तो ब्रेन ने क्या किया,
कि क्या होगा, व्हाट इफ द कॉम्प्लिकेशन अगर अगर सर्जरी और कॉम्प्लिकेशन रह गई, सपोज करो घुटने की सर्जरी होने वाली और कॉम्प्लिकेशन रह गई तो क्या होगा। देन बिहेवियर आउटपुट, अचानक अगर पेशेंट ने ऐसा सोचा तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगा और क्लिनिकल सर्जिकल एंजाइटी होगी, जो क्लिनिकल सर्जिकल एंजाइटी होगी वो पेशेंट को। यहीं पर पार्ट 2 है जहां पर ट्रस्ट रेस्पॉन्स है, तो ब्रेन को इनपुट मिला और रिसीव हुआ कि पॉजिटिव न्यूज आई, एम्पैथेटिक डायग्नोसिस, और एम्पैथेटिक डायग्नोसिस हुआ कि पेशेंट को ये लगा कि जो भी मेरी सर्जरी होने वाली है उसमें क्या है, उसको ट्रस्ट आया, तो उसने जनरेट किया फीलिंग ऑफ द ट्रस्ट एंड रिलीफ। उसको लगा कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। जैसे सपोज करो कोई छोटे शहर का व्यक्ति और उसकी सर्जरी वो अपने शहर में ना करा के बड़े शहर में, राजधानी में कराने गया। जैसे राजस्थान का पर्सन है तो जयपुर चला गया, या राजस्थान का पर्सन है तो अहमदाबाद चला गया, मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, एम्स में चला गया। तो वहां उसको लगता है कि हाँ यार ट्रस्ट है, बड़े डॉक्टर हैं, मेरा इलाज सही से होगा, तो उसको ट्रस्ट रहता है यहाँ तो इलाज सही होगा, रिलीफ मिलता है उसको। ओके, एंड उसका बिहेवियरल आउटपुट कैसा होगा, स्माइल होगी फेस पे, एंथुजियास्टिक होगा अपनी सर्जरी को लेकर, कम्युनिकेट करेगा पेशेंट एंड ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस करेगा, जो ट्रीटमेंट उसको लिखा जाएगा वो ट्रीटमेंट लेगा। तो इससे क्या होगा, जब तक उसके अंदर ट्रस्ट रहेगा वो ट्रीटमेंट के साथ अडेयर करेगा और उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। एंड फर्स्ट केस में ट्रीटमेंट सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि पेशेंट के अंदर फियर है। तो ये सभी चीजें किसमें इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजी को लेकर इन्वॉल्व रहती, मतलब हम ये बता रहे हैं कि डिजीज या साइकोलॉजी क्यों इन्वॉल्व है। आइए अब देखते हैं, फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ ली साइकोलॉजी की और साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट देख लिया कि साइकोलॉजी डिजीज के साथ, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ में, फार्मासिस्ट के साथ में, डॉक्टर के साथ में, पेशेंट के साथ में किस तरह से इन्वॉल्व है और उसको समझना क्यों जरूरी है फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। आइए स्कोप क्या है साइकोलॉजी का, तो वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ स्कोप होगा, हॉस्पिटल में स्कोप है क्योंकि मैनेज करेंगे एक्यूट एंजाइटी को, फियर को, स्ट्रेस को, ऑन्कोलॉजी वार्ड हो गया, अलग अलग वार्ड हो गए, तो वहां पर मैनेज करेंगे। रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रिकवरी, एडेप्टेशन, पोस्ट स्ट्रोक और एम्पुटेशन। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मैनेजिंग डिप्रेशन, जो भी डिप्रेशन है, साइकोसाइजोफ्रीनिया है, सब्सटेंस अब्यूज है, कोई पेशेंट ड्रग्स लेता है, तो वहां पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। जहां पर नशा मुक्ति केंद्र है तो वहां पर साइकोलॉजी की बहुत जरूरत है क्योंकि उनके दिमाग में होता है मुझे नशा करने से ही मजा आता है, तो वहाँ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हेल्थ केयर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि बिना अल्कोहल लिए उसका कुछ नहीं होगा, बिना ड्रग्स लिए वो कैसा जिंदा रह पाएगा, तो ये सब कुछ चीजें होती है। हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी लेवल स्मोकिंग सेसेशन एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स, तो यहाँ पर भी कम्युनिटी लेवल पर, पब्लिक लेवल पर स्मोकिंग को किस तरह से दूर किया जाएगा, पब्लिक को कैसे संदेश देंगे, वहां साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वहां साइकोलॉजी बताई जाएगी पेशेंट को कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो है, हेल्थ केयर साइकोलॉजिस्ट, वो समझाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव, कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव चला, बहुत सारे लोग कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते थे, देन एट दैट टाइम क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट आए सामने और उन लोगों ने बताया लोगों को कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है कोरोना वैक्सीन, अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो कितना बड़ा हर्डल होगा, और आज वैक्सीनेशन की वजह से ही कोविड चला गया। देन क्रोनिक डिजीज क्लिनिक, लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, अस्थमा डायबिटीज एक बार हो गए तो फिर जाने का नाम नहीं है इनका, ये हमेशा रहते ही हैं। देन एजुकेशन सेंटर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर इन एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी जरूरत होती है। आज कोचिंग सेंटर है, वहां पर कितनी सुसाइड्स हो रही हैं, तो वहां पर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। कोचिंग सेंटर हैं तो वहां पर कितनी सुसाइड हो रही है, कितना स्ट्रेस है, तो हर जगह स्टूडेंट को अपने कंपटीशन का फाइट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व है हर जगह, पर्टिकुलरली यहाँ हम हेल्थ केयर, हेल्थ साइंस के अंदर साइकोलॉजी का स्कोप पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जगह पर हेल्थ, हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं, रिहेबिलिटेशन में साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होता है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, एजुकेशन सेंटर्स के अंदर अपॉइंट होने लगे हैं, एंड नॉर्मल हेल्थ केयर प्रमोशंस के अंदर, वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, पब्लिक हेल्थ में अंदर WHO आल्सो अपॉइंट साइकोलॉजिस्ट। ये स्कोप है साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस क्लिनिकल सेटिंग, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मासिस्ट किस तरह से इन्वॉल्व होगा कि वो मेडिकेशन की काउंसलिंग करेगा पेशेंट की, और अडेयरेंस के लिए सपोर्ट देगा कि किस तरह से पेशेंट को मेडिसिन के साथ अडेयर रहना है, पेशेंट एजुकेशन में इन्वॉल्व रहेगा फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रैक्टिस के दौरान।
पब्लिक हेल्थ प्रमोशन के अंदर चेंजेस कैंप जैसे कैंपेन करने हैं अलग-अलग, तो वहाँ साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। डिजीज़ प्रिवेंशन के एचआईवी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, नई कोई डिजीज़ आ गई उसके बारे में लोगों को बताना है। साइकोलॉजिकल फ़ियर जो होता है उससे डर हटाना है, तो साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। रिहैबिलिटेशन बता दिया, हेल्थ एजुकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया एंड देन रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट। इस रिसर्च में साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। स्टूडेंट पेशेंट आउटकम में रिसर्च करता है कोई पर्सन, तो साइकोलॉजी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रिसर्च। स्ट्रेस एंड ट्रीटमेंट भी है। इन सभी जगह जो है हेल्थ केयर साइकोलॉजी का जो है स्कोप है। नाउ यहाँ हम देखते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं कि कुछ पेशेंट अडेयर करते हैं मेडिसिन के, कुछ पेशेंट अडेयर नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक जगह तो हो रहा है कि पेशेंट अनइंटेंशनल नॉन अडेरेंस है, कि पेशेंट दवा तो लेना चाहता है पर वो भूल जाता है, या फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसको क्या कराया जाएगा, रिमाइंडर कराए जाएंगे, कॉस्ट से थोड़ा उसको पैसा दिया जाएगा, या फिर कम पैसे की मेडिसिन लिखा जाएगी, सेम साल्ट लिखा जाएगा और जेनरिक ड्रग लिखी जाएगी। और किसी जगह ऐसा है कि इंटेंशनल नॉन अडेरेंस है, पेशेंट इंटेंशनली दवा नहीं ले रहा है। तो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको जो है फियर है साइड इफेक्ट का और पर्सनल इलनेस बिलीफ है, कि उसको ऐसा लगता है कि ये डिजीज तो इस दवा से ठीक ही नहीं होगी, मैं अलग दूसरी दवा ले रहा हूँ या मैं झाड़ फूक करवा रहा हूँ उससे ठीक होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाएगी और ट्रस्ट बिल्डिंग की जाएगी, तब जाकर पेशेंट ठीक होगा। तो दो चीजें हमारे पास हो गई, एक तो पेशेंट अनइंटेंशनल नॉन अडेरेंस है, बट बेसिकली साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा इंटेंशनल नॉन अडेरेंस में, कि इंटेंशनली ही पेशेंट जो है वो दवा नहीं ले रहा। तो यहाँ साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। नाउ लुक एट दिस, कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे साइकोलॉजी को पेशेंट की जर्नी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पूरे सब्जेक्ट में काम आने वाला है, आप लाइफ लॉन्ग आप लोगों के काम आने वाला है। सबसे पहले पेशेंट का क्या हुआ, डायग्नोसिस हुआ, पेशेंट की काउंसलिंग हुई, उसको एक्सप्लेन किया कि डिजीज क्या है, क्लियरली उसको बताया कि जो भी पैनिक कर रहा है पेशेंट उसको हम मिटिगेट करेंगे, उसको हम कम करेंगे कि भाई डिजीज इतनी खतरनाक नहीं है। ये साइकोलॉजी के थ्रू डॉक्टर जो है उसको बताएगा, डॉक्टर जो है पेशेंट की साइकोलॉजी रीड कर लेगा और पेशेंट के चेहरे पर कितना डर है वो पता लग जाएगा, तो वो पेशेंट की काउंसलिंग करेगा। देन ट्रीटमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन दिखाया जाएगा, रिप्लेसिंग अनहेल्दी हैबिट एंड सस्टेनेबल एक्शन, कि जो पेशेंट की अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, कि पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान बताएगा कि ये सब कुछ आप नहीं ले, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज हो गया या एथेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या कोलेस्ट्रॉल हाई लिपिड वाली जो हाइपरलिपिडेमिया हो गया, इन सब में क्या होता है, किस तरह से हमें लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना होता है उसको बताया। देन मैनेजमेंट, कि पेन मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कि यूटिलाइजिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक टू रिड्यूस द परसीव्ड पेन सीवियरिटी, कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा तो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं उनके थ्रू हम पेशेंट को पेन का पैनिक लेने से जो है उसको कम करवाते हैं, उसका पेन का पैनिक लेना। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। देन अडेप्टेशन, कोपिंग मैकेनिज्म होती है कि हेल्पिंग पेशेंट मेंटली अडेप्ट टू क्रोनिक लाइफ लॉन्ग इलनेस। सपोज करो किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, अब उसको डॉक्टर बता रहा है कि तुम्हें तो जिंदगी भर ये दवा लेनी पड़ेगी, तो पहले पेशेंट को समझाया जाएगा कि ये दवाएं जो है थोड़े लंबे समय तक चलेगी, शुरू में डोज ज्यादा होगी, बाद में हम इसको डोज को कम करेंगे, हो सकता है बाद में हम अगर आपके कोई एंटीबॉडी का रिएक्शन ना आए तो हम दवा ही बंद कर दें, हम कुछ टाइम पीरियड देंगे। बट पहले ही अगर हमने पेशेंट को डरा दिया तो पेशेंट दवा लेगा ही नहीं, वो कोई और तरीके ढूंढेगा जिससे कि उसका ठीक हो जाए, और कुछ और लोग जो उसे ये कह देंगे कि मैं तुम्हें 7 दिन में ठीक कर दूंगा, तो वो वहां चला जाएगा। तो यहाँ कोपिंग मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अडेप्टेशन के लिए। देन फाइनली पैलिएशन, इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा पेशेंट को फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, की इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट जो है वो नियर टू डेथ है, तो किस तरह से फैमिली को सपोर्ट दिया जाएगा, वो सब कुछ चीजें यहाँ पर पैलिएशन के अंदर आएगी। तो ये एक पेशेंट की जर्नी है, वहां पर साइकोलॉजी को स्टार्टिंग टू एंड तक किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पेशेंट का, फार्मासिस्ट का, डॉक्टर का, नर्सेस का काफी इन्वॉल्वमेंट है। जो नर्सेस हैं वो इन पेशेंट में इन्वॉल्व रहेगी, बट फार्मासिस्ट और जो डॉक्टर है वो इन और आउट दोनों पेशेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। नाउ क्लिनिकल ड्राइव, यहाँ पर देखिए कि अगर अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर कोई सर्जिकल केस है तो वहां पर पेशेंट को क्या फील हो रहा है, और वहां पर अगर हम साइकोलॉजी अप्लाई करें तो क्या हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, इंक्रीज हुआ हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग और ट्रम्बलिंग हुआ। और फिजिकल सिम्टम तो कॉग्निटिव ट्रिगर हुआ, और पेशेंट को विल आई सर्वाइव, पेशेंट को ऐसा लगा, डर लगा क्या मैं जिंदा भी रह पाऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या होगा, क्योंकि सर्जरी की एंजाइटी है, ठीक है ना।
एंड देन साइकोलॉजिकल स्टेट में क्या हुआ, सीवियर वरी हुआ, पैनिक हुआ और एक्यूट स्ट्रेस आ गया। अब इसी जगह अगर हम जो है साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करें तो क्या होगा, वो देखिए कि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आया था, इंक्रीज हार्ट रेट हुआ था, टेकिकार्डिया हुआ था, स्वेटिंग और ट्रेम्बलिंग हुआ था, वहां पर हमने क्या किया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज किया। और रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने पर क्या करा उसने, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो रेस्पॉन्स को अरेस्ट किया, उससे क्या हुआ, फियर पेशेंट का जो है कम हो गया। फियर अगर कम हो गया और यहाँ पर हमने क्लियर किया कम्युनिकेशन, रिमूव अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द सर्जिकल प्रोसेस, पेशेंट को सर्जरी के बारे में पूरे बात बताई। जैसे कि अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपेटिक सर्जरी होनी है, कीमोथेरेपी में सर्जरी होनी है, ठीक है ना, कैंसर केस में अगर सर्जरी होना, ट्यूमर हटाना है, तो उस केस में काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है पेशेंट को। और आजकल पेशेंट पहले सर्जरी को यूट्यूब पे देख लेता है और ज्यादा कुछ उसको एंजाइटी हो जाती है। डॉक्टर उसे पूरा क्लियर करेगा कम्युनिकेट, तो जितना भी सीवियर वरी, पैनिक और एक्यूट स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। देन ना सिचुएशन में एम्पैथिक लिसनिंग एंड ट्रस्ट, पेशेंट को ध्यान से सुनेगा, वैलिडेट करेगा पेशेंट के फियर को, पेशेंट के फियर को समझेगा एंड फियर को समझेगा और उसको बताएगा कि जो तुम फियर कर रहे हो ये किसी काम का फियर नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं, हम जो सर्जरी करेंगे वो बहुत ही आसान तरीका, नई टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको हम यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हमारा एडवांस है, स्टाफ हमारा एडवांस है, हम काफी ज्यादा सर्जरी कर सकते हैं। जैसे बाईपास सर्जरी होती है, कुछ डॉक्टर जो है एक एक दिन की 4-4 5-5 बाईपास सर्जरी करते हैं। तो इस तरह से जब ट्रस्ट हो जाता है तो उसका जो पैनिक होता है वो डी एस्केलेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ब्रेक करेंगे द फीडबैक लूप, जो भी फीडबैक लूप के थ्रू जो स्ट्रेस आ रहा था पेशेंट में उसको तोड़ा जाएगा थ्रू द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सो फाइनली देखिए यहाँ पर व्हाई यू नीड द साइकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, रिक्वायर साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी टू डिकोड द पेशेंट एक्सपेक्टेशन। कम्युनिकेशन डॉक्टर और पेशेंट में होना चाहिए। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, डॉक्टर के पास लोड बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर पेशेंट के साथ इतना कम्युनिकेट करता ही नहीं, पेशेंट को देखा और फटाफट से पर्चा लिख दिया, बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिकेट किया नहीं, तो पेशेंट का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो पेशेंट कंप्लायंस कैसे होगा, तो यहाँ पर पेशेंट कंप्लायंस बढ़ाना है, मैक्सिमम एंगेजमेंट रखना है पेशेंट को, बिल्ट ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन, प्रोवाइड द ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग, देन सेल्फ डी-एस्केलेशन, प्रोवाइड द एक्टिव टूल, मैनेज एग्रेसिव, एंशियस एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। तो जितने भी जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है वहां साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो एंशियस पेशेंट होंगे, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होंगे, वही मेडिसिन के साथ अडेयर नहीं। एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या, क्लिनिकल एम्पैथी डायरेक्टली इंक्रीज द कोऑपरेशन इन हॉस्पिटल। जितना ज्यादा जो है क्लिनिकल एम्पैथी होगी पेशेंट के साथ में, हॉस्पिटल स्टाफ की पेशेंट के साथ में, उतनी ज्यादा हॉस्पिटल की रेटिंग बढ़ेगी। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी का गेम है। तो यहाँ पर देख लिए प्रोटेक्टिंग द प्रोवाइडर माइंड, यहाँ पर एक हमारे पास में ड्रेन्ड क्लिनिशियन है, यहाँ पर, या फिर आप ड्रेन्ड फार्मासिस्ट है, दोनों बातें कर सकते हो, या मेडिकल स्टाफ जो है वो ड्रेन्ड है, तो उस पर हैवी वर्कलोड है, इमरजेंसी ट्रॉमा है और इमोशनल एग्जॉशन है। बट अगर यही जो है रेजिलिएंट क्लिनिशियन हो गया, रेजिलिएंट फार्मासिस्ट हो गया, रेजिलिएंट नर्सिंग स्टाफ हो गया, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, बाउंड्री सेटिंग कर सकता है और बर्नआउट को प्रिवेंट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है स्कोप बताया, डेफिनेशन बताया, और क्यों जो है साइकोलॉजी की नीड है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी की नीड है, वो हमने डिस्कस किया। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर है तो उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम तो आपको आंसर बता रहा हूँ, आगे से मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। सेकंड, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द लिंक एंड बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ इलनेस, सो आंसर इज हेल्थ साइकोलॉजी। The third question, the brain, mind and behavior relation is the best described as an interconnected continuous cycle. This is the answer. The next, a pharmacist noting the patient pre-surgical fear should first ignore it, acknowledge and provide reassurance, information, delay counseling and refer without explanation. तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो बी ऑप्शन है, एक्नोलेज एंड प्रोवाइड रीएश्योरेंस, ये आंसर होगा। And then next question, which factor is least likely to cause poor medication adherence? Forgetfulness, side effect, clear patient counseling and cost of medicine. So the correct answer is clear patient counseling, क्योंकि clear patient counseling होगा तो patient का जो poor medication adherence नहीं होगा, अच्छा medication adherence होगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।